हेलो फ्रेंड्स। आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर नए इन्वेस्टर हैं या बहुत समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। ये स्टॉक बहुत कम 2.5 साल, सिर्फ 2.5 साल की जर्नी में आपको ऐसा लेसन सिखा के जाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में एक मैच्योर इन्वेस्टर बना सकता है। तो कहाँ पे एंट्री करें, कब तक एंट्री करके रखें, कब एग्जिट कर जाएं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, स्टॉक कैसे इंडिकेट करता है कि अब आप बेच सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे लेसन आपको सीखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक जो कवर कर रहे हैं इसका भी रीजन है। अगर इस स्टॉक में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी बनाना है तो बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर कर रहा हूँ। पूरा एक एक वर्ड वीडियो देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। फिर आपको एक बड़ी बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस स्टॉक के बारे में। फिर अगर इसमें आप चाहते भी हैं तो आपको इसमें टिके रहने का एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से, एक रीजन होगा क्योंकि आपके साथ। अगर जो ऐसे चले जाएंगे उनको लगेगा नहीं ठीक है बिजनेस अच्छा है चलो मैं चले जाता हूँ, फिर जब वो टूटेगा ना तो आपको पैसेंस जवाब दे देगा, फिर औने पौने दाव में और दाम में बेच करके आप लॉस में आप निकलेंगे। तो स्टॉक में अगर बेचते हैं या खरीदते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, और फिर उस रीजन पे विश्वास करना चाहिए। तो आप अगर वैसा तभी कर पाएंगे जब उस स्टॉक के बारे में आपको पूरा अनुभव होगा, पूरी जानकारी होगा। तो चलिए ये वीडियो में ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल डिस्कशन करेंगे और कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। मैं उसको जोड़ भी देते जाऊंगा, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये स्टॉक पूरा वीडियो देखिए, इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बट ठीक है, जिनको सीखना है वो देखेंगे, जिनको नहीं सीखना है वो नहीं देखें, कोई मतलब नहीं। मेरा काम है आपको अपडेट देना, आपको डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए ये एक स्टॉक है जो सिर्फ 2.5 साल की जर्नी में, ये देखिए सिर्फ 40 रुपया से स्टार्ट कर करके 3150 गया। कब ये कब आया देखिए, अब 5 अप्रैल 2021 को आया, और हाई कब लगाया 17 जनवरी 2022 को, सिर्फ 9 महीने। 5 अप्रैल 21 को आया और 17 जनवरी 22 को हाई लगा दिया। 9 महीने में इसने कितना रिटर्न दिया देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 75 189%, मतलब 75 गुना पैसा कर दिया, 75 गुना पैसा कर दिया सिर्फ 9 महीने में। लेकिन जब ये स्टॉक टूटा ना, जब इसके बाद ये हाई लगाने के बाद जब टूटा तो कितना परसेंट टूटा, 82% टूट गया। आप सोच सकते हैं जिसने हाई पे खरीदा होगा, अब वो अभी भी नहीं बेचा होगा, उसका 82% टूट गया ना, सिर्फ 20% कैपिटल बच गया होगा, वो कितना सर पे हाथ रख रहा होगा। वो उसको बेवकूफ़ कहा जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक या कोई भी स्टॉक जो इतना टूटता है ना, वो बाहर निकलने के कई मौके देता है, कई इंडिकेशन देता है। तो आपको उस इंडिकेशन को समझना चाहिए, वो इस स्टॉक में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला लेसन तो ये सीखने को आपको मिलेगा कि ये स्टॉक सिर्फ देखिए 2.5 साल जर्नी हुआ है। 2.5 साल में जिसने इस स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पे खरीदा जब लिस्ट हुआ था, और अभी भी नहीं बेचा है, जितना उठा-पटक हुआ इस स्टॉक में, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें भी हुई और बहुत बुरी से बुरी चीज़ भी हुई इस स्टॉक के साथ, फिर भी वो बंदा आज की डेट में देखिए 471 पे, ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 471, ये जो लास्ट देख सकते हैं 471 पे आज भी ट्रेड कर रहा है। मतलब 2.5 साल में वो भी 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न बना के बैठा है। तो लेसन नंबर 1 कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं तो लंबे टर्म का अप्रोच रखिए। जो लंबी अवधि तक उसको इन्वेस्ट करेगा वो पैसा बना के लेके जाएगा। अब लेसन नंबर 2, ऐसे कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है कि यहाँ पे एकदम बॉटम पे खरीदेंगे एकदम हाई पे निकल जाएंगे। ऐसे अगर आप सोचते हैं कि एकदम नीचे खरीदूंगा एकदम हाई में बेच दूंगा तो आप गलत सोचते हैं, ऐसा संभव नहीं होता है। तो आपको ना यहाँ पे जब जब ये गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कहीं आपको जो है ना यहाँ पे बेच करके निकल सकते थे। सबसे पहला जब इंडिकेशन दिया स्टॉक ने तो यहाँ पे आप बेच करके निकल सकते थे। तो लेसन नंबर 2 की एकदम सोचेंगे एकदम हाई पे बेचूंगा, मेरे से ऊपर कोई बेचेगा ही नहीं, ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं, तो आप गलत होंगे। अभी भी ऐसा कुछ नहीं कि ये हाई नहीं ब्रेक होगा, ये हाई ब्रेक होकर के फिर और ऊपर स्टॉक जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी लंबे समय के लिए जब स्टॉक जब फंस गया था तो आपको यहाँ से निकलना चाहिए था। तो लेसन नंबर 2, अगर स्टॉक में अगर कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसा लगे कि ठीक है इसमें अब स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया, अब जो है कहीं ये वापस आए तो हमारा पैसा वापस न चले जाए, तो ऐसे स्टॉक में जब इतना तेज भागता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, जब इंतजार करना चाहिए। इसमें क्या होता है जब बहुत तेज भागे तो एक गिरने का एक छोटा सा कारण भी उसको बहुत नीचे तक लेके आ सकता है। तो गिरने का एक छोटा कारण भी अगर आपको दिखे तो आप अपना पैसा या कम से कम
50% आप ज़रूर निकाल लें, 50% आपको निकाल लेना चाहिए। अगर बहुत तेज़ ऊपर जाता है तो जैसे कि ये गया सिर्फ 9 महीने 75 गुना कर दिया। तो छोटा-सा कारण इसमें तो बहुत बड़ा कारण था। अगर जिसने नहीं बेचा उसने बेवकूफ़ी करी, क्योंकि यहाँ पे बेचने का बहुत बड़ा कारण था, बिल्कुल निकल जाना चाहिए था। अगर स्टॉक में कोई खराबी रहे या स्टॉक में कुछ गड़बड़ी हो, स्टॉक बहुत खराब परफ़ॉर्मेंस करने लगे, तब यही 50% जो हम बेच के निकल रहे थे, ये पूरा 100% बेच के निकल जाना चाहिए या 80-90% बेच देना चाहिए। सिर्फ़ 10-20% रखिए, वॉच लिस्ट में बना रहे, ताकि हमारा वहाँ पे ध्यान जाता रहे उस स्टॉक में आगे क्या हो रहा है। तो ये तो लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 क्या है? लेसन नंबर 3 है कि ये स्टॉक जो है, देखिए 80% टूट गया है। तो ये 9 महीने ऊपर गया, और देखिए इसके बाद देखेंगे आप, तो ये देखिए फ्लैट है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे फ्लैट है। तो ये जो है जब गिर रहा था तो गिर रहा था, अभी ये फ्लैट है 6 महीने से। तो अभी यहाँ पे जो है एक मौका यहाँ पे बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या मौका तलाश सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये स्टॉक जो है, सबसे पहले तो सिखा के जा रहा है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए, और बहुत तेज़ी से ऊपर जाए तो अपना 50% जरूर बेच करके निकल लीजिए। एकदम हाई में बेचने के चक्कर में तो देखिए फिर हाई लगाएगा। आपको जहाँ पे मिल रहा है ना, स्ट्रॉन्ग रीजन है, तो यहाँ पे आप इतना सोच के चलिए, यहाँ से इतना के बीच जो इन्हें पैसा आपका नहीं था, ये सोच आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे। और जब 80% स्टॉक टूट जाता है, लिस्ट नंबर 3 ये है कि अब जब ये भाग रहा है ना, तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे कहीं भी, तो वहाँ पे आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो स्टॉक 10 गुना 50 गुना भागे, वहाँ पे अगर जो आप यहाँ पे हाई पे इन्वेस्ट किया होगा, तो हाई पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? जब इतने कम समय में इतना रिटर्न दे चुका, इतना हाई पी पे चला गया, तो इन्वेस्ट करने की क्या है? वो हो सकता है नीचे आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो अगर नीचे आ गया, आपने इन्वेस्ट किया और नीचे आ गया, तो आपको फंसा देगा, और आपका जो है बिल्कुल पैसा लंबे समय के लिए अटक सकता है इसमें। तो ये भी आपको ये स्टॉक सिखा के जाता है। तो ये स्टॉक कभी कई सारे, देखिए ये स्टॉक 4 जुलाई 2022 को बोनस भी दिया था 3:1 का। यानी आप जो प्राइस देख रहे हैं 40 रुपये, ये बेसिकली जो है 105 के आसपास लिस्ट हुई थी। इसका 3 टाइम्स आप कर दीजिए, और जो 3150 इसका हाई देख रहे हैं, ये करीब 10,000 के आसपास का हाई लगाया था। तो बाद में बोनस के कारण ये प्राइस एडजस्टेड है, इसलिए आपको ऐसा ये दिख रहा है। चलिए बात करते हैं, अब हम यहाँ पे देखिए ये भी बात करेंगे कि इतना हाई ऊपर क्यों गया और इतना नीचे डाउन भी क्यों आया। तो दोनों का हम कारण को विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला रीजन फॉर इनिशियल रैली, जो रैली 75 गुना जो दिया, वो गोल्डन पीरियड क्या था, 9 अप्रैल 2021 से 21 जनवरी 2022। तो ये स्टॉक का सबसे पहले तो ये जो बिजनेस है ना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड था और कोई कंपटीटर भी नहीं था। इसका हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इसके हम बिजनेस की बात करेंगे। एक तो ये इसका था। गोल्डन पीरियड में एक और था कि देखिए 2020-21 जब ये लिस्ट हुआ था 20-21 में, तब इसका सेल्स, कंपनी का अपना जो बिजनेस है उससे मुनाफा जो है, बिक्री जो है 3 गुना वृद्धि हो गया था पिछले साल के मुकाबले। मतलब 31 मार्च 20 को जितना था, 31 मार्च 21 को बात करें तो 3 गुना बढ़ गया था, और प्रॉफिट में 5 गुना की वृद्धि हुई थी। वही अगर नेक्स्ट ईयर 21-22 में बात करें, तो सेल्स में 10 गुना की वृद्धि और प्रॉफिट में 20 गुना बढ़ गया था। मतलब मार्च 2021 में जितना प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 20 गुना हो गया था। मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। तो ये था उसका रीजन कि बिजनेस फ्यूचर पर्सपेक्टिव था, और उसका प्रॉफिट ही 20-20 गुना बढ़ रहा था। तो प्राइस अपना 70-75 गुना चला गया स्टॉक का। तो ये एक बहुत मतलब आपको दिख रहा है कि स्टॉक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हम रैली भी ऊपर जाएगा। तो बिजनेस से बहुत रिलेटेड होता है, बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। ये भी आपको नोट करना, जिसके बिजनेस खराब है उस स्टॉक में जाने का मतलब नहीं। वो सोचेंगे कि 50 गुना पैसा कर देगा, तो वो नहीं करेगा, इस तरह के स्टॉक ही करेगा। अब गिरा क्यों? अब देखिए रीजन फॉर डाउनफॉल। डाउनफॉल कब से स्टार्ट हुआ? 22 जनवरी को। आप देखेंगे इस स्टॉक में डाउनफॉल के लिए एक नहीं बल्कि अनेक रीजन थे। यानी कि जो इन्वेस्टर थे उसको बाहर निकलने के लिए कई बार इंडिकेशन दिया स्टॉक ने। तो वहाँ पे आप जैसे कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिल चुका है, तो अगर आपको इंडिकेशन मिले कि स्टॉक से निकलो, बुरा होने वाला, तो निकलना भी चाहिए। ये भी लेसन आपको ये स्टॉक देता है। सबसे पहला स्टॉक तो ये है। देखिए ये स्टॉक जब हाई पे था ना, उसमें रसिया यूक्रेन वार का माहौल बनने लगा था। आप याद करिए, अगर आप उस समय स्टॉक मार्केट में होंगे, तो रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2022 को।
लेकिन 1 महीने पहले से बड़े-बड़े स्टॉक सब धराशायी हो रहे थे। स्टॉक मार्केट बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल था और सब स्टॉक जो है रोज़ रेड निशान में होता था। उम्मीद मतलब हरे निशान में चलना बंद हो गया। तो रसिया यूक्रेन बाद में एक एक और था कि मतलब बार अगर स्टार्ट होगा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, कौन-कौन से देश किससे लड़ पड़ेगा, बहुत सारी अफ़वाहें चल रही थी। ऐसे अनिश्चित माहौल हो ना, देखिए एक तो होता है कि आपका स्टॉक खराब हो गया, तब तो आप निकलेंगे ही निकलेंगे। एक है कि स्टॉक खराब ना हो, मार्केट में अनिश्चितता का माहौल हो गया। अब उसकी ग्रेविटी देखा जाता है, जैसे कोविड है, कोविड की ग्रेविटी ऐसा था कि पूरा लग रहा था सब ठप हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। वैसे ही रसिया यूक्रेन बाद में लग रहा था कि सारी कंट्री एक दूसरे से लड़ पड़ेगी, एक वर्ल्ड वार की स्थिति ले लेगा। तो इस तरह के जब बड़े रीजन होते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट ज़रूर गिरेगा और ऐसे बढ़िया अगर रिटर्न आपका बन चुका है, तो ज़रूर आपको उससे निकल जाना चाहिए। सबसे पहला इंडिकेशन इसने दे दिया था कि आप निकलो। दूसरा, जब रशिया यूक्रेन वार से ही रिलेटेड है, जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गया, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में क्या है और इंस्टेबिलिटी आ गई और उसमें उससे भी मार्केट ये जो शेयर है काफ़ी गिरा। सिर्फ यही शेयर नहीं गिर रहा था उस समय, पूरा बाजार ही गिर रहा था। अब देखिए तीसरा रीजन, प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर हाई रिटर्न। जब बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है तो ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। लोग ना बेच करके थोड़ी बहुत उनको दिखेगा एक कि कुछ नेगेटिव एक न्यूज़ भी दिखेगा तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अब जब एक प्रॉफिट आकर अपने बुकिंग करता है 2, 3, 4 तो देखा-देखी कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाते हैं। उसको कहा जाता है पैनिक सेलिंग, भय का माहौल बन बन जाता है कि भाई ये स्टॉक अब नीचे ही जाएगा, पता नहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, इसलिए यहाँ से निकलो। तो पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गया तो बड़ी तेज़ गति से नीचे आया अब लोअर सर्किट लगाते हुए। नेक्स्ट रीजन जो स्टॉक गिरा, रही सही कसर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके इस स्टॉक के को पूरी कर दी। 8 अगस्त ठीक 6 महीने बाद जब ये स्टॉक जो रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ उसके ठीक 6 महीने बाद जो इसका बिज़नेस था ना, कार्बन क्रेडिट का बिज़नेस था। तो कार्बन क्रेडिट इंडिया में कार्बन क्रेडिट प्रोड्यूस होता था और उसको बाहर में जो कार्बन क्रेडिट बाज़ार जो है इंडिया में ज़्यादा प्रचलित है नहीं। यूरोप और यूएसए में तो वहाँ जाकर के इसको ट्रेड करता था ये कंपनी और उससे मेन इनको मुनाफ़ा होता था। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, क्रेडिट कार्बन पॉलिसी को रिवाइज किया और इंटरनेशनल ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया। मतलब आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इंडिया में हुआ तो इंडिया में ही आप इसको बेचिए और इंडिया में उतने बाज़ार है नहीं, तो इसलिए इसको रही सही कसर जो है सरकार ने भी तोड़ दिया। हालाँकि बैन बाद में उठा लिया गया। देखिए अभी बैन नहीं है, अभी बैन उठा लिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे लेटर ऑन बैन लिफ्टेड। तो देख रहे हैं कई एक नहीं अनेक रीजन है, सारा स्ट्रॉन्ग रीजन है, फिर भी जो है आप अगर इसमें बने हुए हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हालाँकि ठीक है लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत अच्छा बन गया, बट 75 गुना आपको एक मौका था कि आप 50 गुना तक भी आप प्रॉफ़िट बना सकते थे। तो पूरा निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 से 80% ऐसे में निकल जाना चाहिए। देखिए अगला जो रीज़न है, अगला रीज़न ये है कि जो ये स्टॉक बढ़ रहा था, बढ़ने का मेन रीज़न क्या था कि प्रॉफ़िट हमने देखा कि 2021-22 में कितना कर दिया था, 20 गुना हो गया था। तो प्रॉफ़िट 20 गुना चल रहा था। सेल्स भी बढ़ रहा था 2021-22 में और 20-21 में। तो लोगों की उम्मीद थी कि क्या कंपनी इतना हाई ग्रोथ को मेंटेन करके रखेगी? तो ये एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा हो गया कि फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन लोगों को हो गया कि भाई ये स्टॉक बहुत धमाकेदार रिजल्ट देता है, अगला रिजल्ट भी धमाकेदार देगा। तो उसको हालाँकि ये कंपनी मीट नहीं कर पाया, फेल हो गया उसमें। अब जो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए 2021-22 का, ठीक है, बहुत ही खराब आया। तो कंपनी अपने एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया, उसका कारण भी इसमें हुआ और वो भी स्टॉक को नीचे और गिरा के ले गया। और रही सही कसर और तोड़ दिया इसके ऑडिटर ने। इसके ऑडिटर कंपनी ने जिसको ऑडिटर हायर किया था, उसी ने इसके ऊपर आरोप लगा दिया कि कंपनी अपने रेवेन्यू में और कैश फ्लो में गड़बड़ी कर रखी है, कंपनी के जो डेटा अकाउंट्स है, वो गड़बड़ है। तो जब कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशन लग जाए, एलिगेशन खास करके अगर ऑडिटर लगा रहा है जो कि खुद रिजल्ट बनाता है, तो कंपनी में क्रेडिबिलिटी जो है लॉस्ट हो गया, कंपनी की पर विश्वसनीयता खत्म हो गई और फिर पैनिक सेलिंग और जोरदार पैनिक सेलिंग हुआ। इतिहास गवाह है कि जब किसी कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड की गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो वह स्टॉक बहुत टूट जाता है और वह स्टॉक अगर प्रूव हो जाए तब तो स्टॉक ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। तो स्टॉक अगर बर्बाद प्रूव हो जाए तब तो नहीं रहना चाहिए। अगर आरोप लगा है तब आप ठीक है, मतलब तब भी आप 70-75% आप निकाल लीजिए, कितना ही अच्छा स्टॉक हो, क्योंकि ये स्टॉक फिर
लंबा इंक्वायरी चलता है, 2 साल 3 साल भी चल सकता है और जब तक इंक्वायरी चलेगा तब तक स्टॉक वो ग्रो करेगा नहीं। एक लंबे समय के बाद धीरे-धीरे क्या होता है, आदत हो जाती है, तब जाकर के वो स्टॉक में फिर स्टेबिलिटी आती है। ये इतिहास गवाह है, बहुत सारे स्टॉक के साथ हुआ है, तो ये भी आप जो है यहाँ से नोट करने वाली बात है कि अगर फ्रॉड या कोई एलिगेशन का लगे कंपनी के अकाउंट्स में फ्रॉड का, तो आप उस स्टॉक से दूरी बना के रखें, खास करके जो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा हो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इशू, देखिए इसमें क्या हुआ, कंपनी के जो है दो ऑडिटर जो था, जो कंपनी का 2022 से ये कहानी हुआ, दो ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। एक ने रिजाइन किया, दूसरे को कंपनी ने हायर किया, उसने भी, एक ने रिजाइन किया, दूसरे ने भी रिजाइन कर दिया। अब देखिए दूसरे ने रिजाइन, तो कंपनी फिर तीसरे को लेके आया। कंपनी क्या किया, कंपनी फिर तीसरे को लेके आई। तीसरे को जो लेके आई, वो इसका बैलेंस शीट पे ही क्वेश्चन उठा दिया। बोला क्वेश्चन मार्क, आपका बैलेंस शीट जो है ना वो गड़बड़ है। तो कंपनी के एक कुछ ही समय के अंदर 3-3 ऑडिटर एक तरह से इसके अगेंस्ट हो गए। कंपनी जो ऑडिटर इससे रिजाइन किया वो भी रीज़न नहीं दिया, रीज़न इसका कुछ और बहाना बना के निकल गया। लेकिन तीसरा जो ऑडिटर है जब ब्लेम लगाया इसके अकाउंटिंग फ्रॉड का, तो लोगों को लगा कि भाई ये तो सच में कुछ गड़बड़ है इसमें। तो इसको जो है, जो थर्ड ऑडिटर था उसको ये कंपनी ने निकाल दिया है। अभी फर्स्ट ईजीएम बुला करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया गया था 15 अगस्त को, जस्ट 1 महीना पहले इसको निकाल दिया गया है। तो ये स्टॉक में ये अभी जो है जितनी इशू चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, और वो सब इशू जो है धीरे धीरे अभी देखेंगे कि कैसे कैसे फिर आगे बढ़ रहा है। देखिए पेंडिंग रिजल्ट, ये सारे इशू जो कंपनी में जो चलना स्टार्ट हो गया, रही सही कसर जो उसके ऑडिटर ने जो पूरा पूरा कर दिया, उस पे कारण क्या हुआ कि 2 क्वार्टर, मार्च 23 और जून 23, देखिए सेबी का डायरेक्शन है कि आप क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करेंगे, बट ये स्टॉक जो ये 2 क्वार्टर, मार्च 23 और जून 23 का क्वार्टर का रिजल्ट ही नहीं दिया, ड्यू टू इंटरनल इशूज। इंटरनल इशू क्या था, इसका जो ऑडिटर और कंपनी के प्रमोटर के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा था, या दो रिजाइन कर दिए। तो ये जो है कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी किसी समय जो होती थी, उस कंपनी रसिया यूक्रेन बार से बर्बादी का इसका स्टार्ट हुआ समय, जो कि इतनी हालत बुरा हो गया कि इसके ऊपर आरोप तक लग गए, और इतना इसकी बुरे हाल हो गया कि रिजल्ट भी, ये इसका पेंडिंग हुआ, रिजल्ट भी रुक गया, और 2-2 क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आना बड़ी बात है। तो ये स्टॉक इतने इतने बुरी तरीके से गुजरा। ये स्टॉक का चलिए देखते हैं नाम क्या है। ये स्टॉक का देखिए नाम है ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो ईकेआई के नाम से ट्रेड करता है। जिसका काम क्या है, ये काम, इसका काम देखिए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड बिजनेस है। बिजनेस को भी पूरा डिटेल में समझेंगे। इस स्टॉक के बारे में और समझते हैं। देखिए जब मैं कवर कर रहा हूँ तब की बात है, तब ये जो है स्मॉल कैप स्टॉक है, अभी इसका सिर्फ 1360 करोड़ मार्केट कैप है। और इन सब के कारण जो स्टॉक के ऊपर एक के बाद एक इशू है, हमने देखे कितने झड़ी लग गई, एक के बाद एक इसके नेगेटिव इशू इसके साथ हुए। नतीजा क्या हुआ, ये स्टॉक काफ़ी टूट गया और अभी सिर्फ 3.9 के पीई पे मिल रहा है, बहुत ही सस्ता हो गया। तो ये स्टॉक बहुत ही सस्ता हो गया, इसलिए इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, उसके लिए हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, उस पर डिटेल में कवर किया जा रहा है। आप पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका आरओसी आरओई देखेंगे तो देखिए 200 से ऊपर, मैंने एक बार बात किया था आपसे, मैं हमेशा बात करता हूँ कि 15% से ऊपर हो तो उसको अच्छा माना जाता है, और यहाँ तो 15 छोड़ो, उससे मतलब कई गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा। जो 15-20 का जो होना चाहिए वो 176 और 236 का है। तो इस आंकड़े को देख के लगता भी है कि क्या कोई कंपनी इतना आगे आरओसी कर सकती है मेंटेन। तो ये कंपनी में फ्रॉड सच में तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर सीएजीआर की बात करेंगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ सेल्स का, तो 350% 3 साल में, मैंने हर पिछले 3 साल में 350% इसका सेल्स बढ़ रहा है। और प्रॉफिट हर साल जो है 730% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 3 साल में। ये इसका डेटा कर रहा है, बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है, अकल्पनीय लगती है। इसलिए जो है इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है लोगों को मतलब विश्वसनीयता ये खो रहा है कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। और इस ऑडिटर ने जो इसके ऊपर आरोप लगाया, तो और ये जो है एक बिलीफ जो है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ लग रहा है कि नहीं, ये कंपनी में कुछ तो झोल है। फेस वैल्यू देखिए 10 का है, और देखिए कंपनी के लिए एक बढ़िया है, कंपनी जितना भी ग्रो किया, चलो ठीक है बैलेंस शीट के ऊपर आरोप लग गया, बट कंपनी का बिजनेस बहुत सुंदर है। कंपनी जो बिजनेस ग्रो कर रही है वो अपने दम पे कर रही है, 1 रुपये किसी से लोन नहीं लिया हुआ है। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। चलिए देखते हैं ईकेआई एनर्जी जो है इसका एक्सपेंशन कहाँ है। देखिए ये वर्ल्ड का मैप है, आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में ही ये इसका जो है बिजनेस है।
पूरे वर्ल्ड में, ये पूरा वर्ल्ड में फैला है। चाहे तो अमेरिका की बात करिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चाहे तो एशिया, चाहे तो अफ्रीका, चाहे तो ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इसका प्रेजेंस है। अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए 14 साल का इसका अनुभव है, 1,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ये कर चुका है। हैप्पी क्लाइंट्स 3500 से ज़्यादा क्लाइंट है और 250 से ज़्यादा एक्सपर्ट कंपनी के पास है। चलिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे, देखिए पिछले कई समय का, देखिए एक चीज कंपनी के साथ बहुत बुरा हुआ, एक से एक घटना हुआ, बट प्रमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग नहीं बेचा। ये भी चाहता तो प्रमोटर होल्डिंग भी अपना कुछ कम करके प्रॉफिट कमा सकती थी, बट इसने शेयर होल्डिंग 73% पहले भी था, आज भी कंपनी 73% प्रमोटर इसमें होल्ड कर रहा है। FIDI के पास 6% था, जो दोनों निकल गए हैं। ऐसी कंपनी में निकलना भी चाहिए, देखिए जीरो हो गया है। और पब्लिक जो है, पब्लिक जहाँ 14% था, वहीं अभी कितना है, 36% है। तो हमने देखा शेयर होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग से सब निकल गया है। लेकिन शेयर होल्डिंग अगर फिर देखिए, एक जो आइडियल शेयर होल्डिंग है कि 75% लगभग प्रमोटर के पास हो, 25% पब्लिक के पास, वही इसमें दिख रहा है FIDI के निकलने के बाद भी। तो शेयर होल्डिंग आज भी स्ट्रांग दिख रहा है। और एक चीज है कि मतलब प्रमोटर जो है अभी भी उसको अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास है, इसलिए बिल्कुल इससे नहीं निकला है। अगर अब रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा था, तो रिजल्ट देखिए इसका जो है 21-22 का जो हमने कहा था, देखिए जून 21 से दिसंबर 23 तक, दिसंबर 22 तक, दिसंबर 22 के बाद 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया ही नहीं है। तो देखिए पहले जो सेल्स इसका था कैसे चल रहा था, 193 से 443, देख सोच सकते हैं कितना, डबल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 3 टाइम्स। उसके बाद देखिए 443 वाला जो है 688 हो गया, फिर 1.5 गुना हो गया। लेकिन ये इसकी मैक्सिमम था, दिसंबर 21 मैक्सिमम था। हमने देखा था कि जनवरी 22 से फिर ये टूटना भी स्टार्ट हो गया। तो ये रिजल्ट रिजल्ट देखिए बहुत अच्छे आ रहे थे, लगातार अच्छे आ रहे थे, और उसके कारण इसके प्राइस में भी स्टॉक का खूब भागा। और जब रिजल्ट डाउन हुआ तो इसके प्राइस में भी डाउन हुआ। रिजल्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपनी होता है। देखिए उसके बाद जब शेयर डाउन हो रहा था तो रिजल्ट भी इसके खराब आने लगे थे। फिर 475 हो गया, फिर 500, फिर 449 और फिर 407। मतलब 400 से 500 के बीच ये कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से घूम रहा है। तो ये जिसके रिजल्ट हर पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2 गुना 3 गुना हो रहा था, वो पिछले 4 क्वार्टर से बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो रिजल्ट ये बिल्कुल उम्मीद से खराब दिया। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट तो एकदम खराब हो गया, 36, 81, 161। आप ये 3 क्वार्टर का देखें तो कुछ और ही कहानी। 3 क्वार्टर मतलब कि 3 क्वार्टर में देखिए तो कितना बढ़ गया, 36 वाला 181 हो गया, 161 हो गया, सॉरी। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो फ्लैट हो गया, 105, 107। और लेटेस्ट वाला देखेंगे तब तो सिर्फ 38। जो 105, 107 था, वहाँ से गिरते गिरते एक जो प्रॉफिट उसका सिर्फ 38 करोड़ का प्रॉफिट बचा दिसंबर 22 में, 2 क्वार्टर की जब रिजल्ट आए ही नहीं है। अगर एनुअल चेक करेंगे तो अब आपको दिखेगा, पहले इसका सेल देखिए कितना होता था, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1, 2, 5, 7, बहुत मतलब नेग्लिजिबल होता था। इसके बाद 2018 से कहानी अगर देखेंगे तो देखिए 7 से 20, 3 गुना हो गया। 20 वाला 66, फिर 3 गुना हो गया। 66 वाला देखिए फिर 191, फिर 3 गुना हो गया। 191 वाला 1800, आप देख सकते हैं लगभग 10 गुना। पिछले 21-22 में तो 10 गुना सेल्स में वृद्धि हुआ है। ऐसे अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ देखिए प्रॉफिट की बात करेंगे, पहले क्या था, 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो जीरो के आसपास था। उसके बाद देखेंगे 1, 5, 1, 5 और कितना था, एक से हो गया 5, 5 वाला हो गया फिर 4 गुना 19, और 19 वाला देखिए 383, 20 गुना लगभग हो गया। तो ये 20 गुना इतना प्रॉफिट इसका एनुअल ग्रो कर रहा था। अब चलते हैं कंपनी बिजनेस क्या करती है। कंपनी देखिए क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी देती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड एडवाइजरी देती है। कार्बन ऑफसेटिंग मतलब कार्बन ऑफ कैसे तैयार करता है, प्रोड्यूस किया जाता है कार्बन क्रेडिट, उसके बारे में, और उस कार्बन क्रेडिट जो प्रोड्यूस है उसको कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में भी कंपनी को सलाह देती है। और उसके साथ ही ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट भी कंपनी करती है। कंपनी देखिए क्या क्या सर्विस ऑफर करती है। तो हमने जो ये देखा, पहला वाला जो देखा, ये क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी एडवाइजरी। इस एडवाइजरी में कंसल्टेंसी देती है, किस लिए, वैलिडेशन। देखिए कार्बन क्रेडिट सब पहले समझिए है क्या। कार्बन क्रेडिट एक कंसेप्ट है जो कि जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ना, उससे पैदा हुआ है। उस पर क्या होता है कि दो तरह की जो भी कंपनी होगी वो देखिए कार्बन प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी, तो कार्बन उससे उत्सर्जन होगा। तो एक पैमाना चुना गया कि इतना से ज़्यादा अगर कार्बन उत्सर्जन करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, और जो कम करेगा उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा कम वाले को, तो उसको प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, तो वो बोला कि आप इसको बेच सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं, तभी ना कोई इनकरेज होगा कार्बन कम उत्सर्जन करने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन आपको पता है एक वैश्विक समस्या, आने वाले समय में उस मतलब एक जीवन संकट के लिए एक समस्या है। अगर जीवन संकट को बचाना है तो आपको जलवायु परिवर्तन समस्याओं से निपटना ही पड़ेगा, और उसमें ये बिजनेस काम करती है। मतलब कार्बन क्रेडिट का, कार्बन क्रेडिट एक आने वाले समय में हो सकता है मैंडेटरी भी हो जाए, वॉलेंट्री है। तो हर जो
ज़्यादा उत्सर्जन करता है कार्बन, वो कम उत्सर्जन करने वाले कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीदेगा। ये होता है कार्बन ट्रेडिंग। तो ये अभी वॉलंटरी है, लेकिन वो कैसे होगा, उसका प्राइस कैसे तय किया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उस पे सलाह देती है। वैलिडेशन, रजिस्ट्रेशन, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इश्यू कैसे करेंगे और उसका ट्रेड कैसे करेंगे। इस सब में जो है कंपनी देती है एडवाइस देती है अपने क्लाइंट को। इसके अलावा बिजनेस बिजनेस एक्सीलेंस एडवाइजरी भी देती है कंपनी। आईएसओ सर्टिफाई कैसे करवाएंगे, ठीक है, उसकी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो भी कंपनी देती है। लेकिन मेन बिजनेस इनका कार्बन क्रेडिट और क्लाइमेट चेंज वाला ही है। लेटेस्ट डेवलपमेंट, कंपनी का लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? कंपनी देखिए 1,000 करोड़ का क्लाइमेट इम्पैक्ट फंड बनाई है। ये दूसरा क्या है, कंपनी देखिए इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो क्लाइमेट एडुकेट और क्लाइमेट फाइनेंस कंपनी लॉन्च किया है। और देखिए इसने नए क्लाइंट्स काफ़ी जोड़ा है, एशियन और अफ्रीकन कंट्री में कई कंट्री को नए क्लाइंट में जोड़ा है। और उसके अलावा ये कंपनी कई नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। नई प्रोडक्ट जैसे कार्बन क्रेडिट है ना, वैसे वेस्ट मैनेजमेंट क्रेडिट, प्लास्टिक क्रेडिट, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रेडिट, नेचर वेस्ट क्रेडिट, तो अलग अलग क्रेडिट ये और लेके आई है। उसको भी ट्रेड कर करके ये अपने कस्टमर को पैसा बनाने में मदद करती है। तो कंपनी का बिजनेस तो आइडिया बहुत शानदार है। और एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन क्रेडिट में ये जो है कार्बन ऑफसेटिंग में ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और एक वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड के भी जो टॉप कुछ कंपनी है उसमें आती है। तो विश्व में इसका वर्चस्व है कंपनी का। और ये इंडिया की इकलौती कंपनी है, ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इस बिजनेस में, स्टॉक कार्बन क्रेडिट के बिजनेस में इकलौती कंपनी जो लिस्टेड है, सबसे बड़ी कंपनी है। और लिस्टेड सिर्फ यही कंपनी, बाकी कंपनी छोटी छोटी है, मतलब मार्केट लीडर है। और अगर बात करें तो इसका क्लाइंट भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए 440 से ज़्यादा देश में 2,000 ज़्यादा क्लाइंट है कंपनी का, सोच सकते हैं। अगर मेजर क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट की बात किया जाए तो देखिए इसका क्लाइंट कौन है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएन है, फॉक्स वैगन है, केनिया स्टेट है। तो ये सब इसका क्लाइंट है वर्ल्ड लेवल पे। अगर डोमेस्टिक में बात किया जाए, देखिए अडानी, सीमेंस, हिंदुस्तान जिंक, आदित्य बिरला, टोरेंट पावर, जोमेटो है, जेएसडब्ल्यू है, जीएमआर है, ये देखिए इमामी है, पोलीप्लेक्स, नेस्ले है, ब्रिजस्टोन, सैमसंग। तो एकदम लिस्ट बहुत लंबी है। इतना बढ़िया इसका क्लाइंट बेस है कि बिजनेस इसका मतलब बिल्कुल ग्रो करने वाला है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, आईआरसीटीसी है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, जो सरकारी में देखा, जो मैं बता रहा हूँ, इंडोर स्मार्ट सिटी, गेल है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी है। तो आपको ना लिस्ट बहुत लंबी है, बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि इकलौता यही सबसे बड़ी कंपनी ये काम कर रही है। और आने वाले समय में हर कंपनी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसका बिजनेस, आप समझते हैं कि कार्बन क्रेडिट जिसमें ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है स्टॉक, तो वो उस इंडस्ट्री का कितना ग्रो होगा, क्योंकि इंडस्ट्री जितना ग्रो होगा उतना ही ये स्टॉक भी ग्रो कर सकता है। सबसे पहले बात तो है कि अभी जो है ना, ये कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड इशूज बहुत हॉट हो रहा है और जिसके बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। दूसरा, कार्बन क्रेडिट जो मार्केट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुआ है मार्केट, अभी कुछ नहीं बिजनेस गया है। इसका मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। फ्यूचर में ना ये इकोनॉमी का ड्राइवर, बहुत बड़ा रोल पैदा करेगा कंपनी के रेवेन्यू में। तो जिस हो सकता है इसको बाद में जाके मैंडेटरी भी कर दिया जाए कि आपको खरीदना ही खरीदना है, तब तो और कहना नहीं। तो ये अब बिल्कुल अभी शुरुआत हुआ है इस मार्केट का। ये मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अब मार्केट ग्रो करने के लिए देखिए ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग और कार्बन क्रेडिट ट्रेड को जो है ना, इसको अनिवार्य बनाने के लिए, या एक एक मतलब अभी जो जितने वैश्विक सम्मेलन है, बड़े बड़े सम्मेलन, जो इंडिया में भी G20 हुआ था उसमें भी डिस्कशन हुआ था, और जितने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था उसमें भी इसकी डिस्कशन होता है। और ये हमेशा मांग उठती है कि ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग की फिक्स किया जाए। मैंने एक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिक्स किया जाए कि इतना ज़्यादा कंपनी अगर प्रोड्यूस करते है उसको पेनल्टी लगेगा, और उसके एक पैमाना हो जिसको हर कोई फॉलो करे। तो जिस पे बार बार हर सम्मेलन में मांग उठ रहा है, कहीं हो सकता है आने वाले किसी एक सम्मेलन में ये जरूरी भी कर दिया जाए। और ये अगर देखिए जरूरी नहीं भी किया जाए, तो अभी क्या है ना, हर गवर्नमेंट, जितने सरकार है, जितने कंट्रीज के सरकार हैं, सबकी ये प्रायोरिटी है। सब प्रयास कर रहे हैं कि कार्बन उत्सर्जन में कमी ला जाए, लेकिन स्वैच्छिक तौर पे प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कार्बन क्रेडिट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी अगर बात करें कार्बन क्रेडिट का क्या हाल है, तो 73 कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग, अलग अलग देश, अलग अलग जो संघ यूनियन है, अलग अलग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बना कर करके उसके हिसाब से चल रहा है। कोई कॉमन जो है ना ग्लोबल प्राइसिंग डॉक्यूमेंट बनाने की मांग उठ रही है, और ये अभी एक तरह से नीड है। जो पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उस पे ये अनाउंस किया गया था कि 2050 तक वर्ल्ड जो है ना,
वॉलंटरी बेसिस पे जीरो कार्बन उस इमिशन वाला बन जाएगा। मतलब कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल खत्म कर देना है 2050 तक। इसको मैंडेटरी कर दिया जा रहा था, बट जो विकासशील देश है, भारत चाइना जैसे देश, उन्होंने अपोज करते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं, इसलिए उसको वॉलंटरी रखा गया कि ठीक है धीरे धीरे करें। भारत सरकार ने भी बोला है कि हम करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे, दबाव मतलब मैंडेटरी नहीं किया जाए, बंधन में नहीं करेंगे, अपने हिसाब से लेकिन करेंगे। इसलिए आप देख भी सकते हैं भारत सरकार कितने आक्रामक तरीके से न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। इस पे कई हम वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद कार्बन क्रेडिट ट्रेड जो है विल प्ले की रोल टू अचीव टारगेट। ये जो टारगेट बनाया गया पेरिस में पहले सम्मेलन में 2050 तक जो है हम जीरो कर देंगे, तो इसमें की रोल कौन प्ले करने वाला है? ये कार्बन क्रेडिट प्ले करने वाला है। और ये उम्मीद है कि ये बाजार जो है देखिए 2050 तक 50 गुना बढ़ जाएगा। तो बाजार जब 50 गुना भाग जाएगा तो सोच सकते हैं उस रिलेटेड कंपनी के बिजनेस में कितना ग्रोथ आएगा। ठीक है, इस कंपनी के ऊपर इश्यूज आ गए, अकाउंटिंग में फ्रॉड है, बट बिजनेस थोड़ी ना बंद हो गया है, बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा। अब देखिए फ्यूचर ग्रोथ और इसमें बात किया जाए तो देखिए दो तरह के कंपनी कार्बन क्रेडिट में होता है, जो कार्बन क्रेडिट डेवलप करता है। एक होता है जो इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता है कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, हरे भरे करो, उससे क्या है कार्बन उत्सर्जन कमी होगा। एक होता है कि नहीं, नेचर ने जो रिसोर्सेज दिया है ना पेड़ के अलावे, उसको उपयोग करो, और जो जैसे कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसका उपयोग करो और कार्बन उत्सर्जन में जो है कमी लाओ। तो ये जो है दो दो तरीके हैं इंडिया में, मतलब इस तरह इस कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्री में। और जो ज़्यादातर कंपनी जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, सारी कंपनी जो है ना, ज़्यादातर कंपनी सब देखिए ये 2000 के बाद आया, क्योंकि ये जो मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का पहले उतना नहीं था, अभी पूरा मांग उठा, तो 2000 के बाद ही कंपनी आई है। और सब स्मॉल और मिड साइज का, कोई बहुत बड़ी कंपनी साइज में है नहीं। और जो ग्लोबल जो बड़ी बड़ी कंपनी है वैश्विक लेवल पे, वो इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं। दो तरीका हमने देखा, इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट और नेचर वाला। तो इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो जंगल लगा करके या पेड़ लगा करके करना चाहता है, उसमें ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो खास करके यूएस वाली कंपनी है। और जो अभी लेकिन शिफ्ट हो रहा है, डिमांड जो है ना अब इससे इधर की तरफ जा रहा है। ये पहले ये ट्रेडिशनल तरीका था कि फॉरेस्ट लगाओ, अब नेचर बेस्ड रिसोर्सेज का यूज कर करके कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्री में अपना पैसा कमाने की या कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात पे जोर दिया रहा है। तो डिमांड अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब जो है इसको छोड़ करके इसके पीछे लोग भाग रहे हैं। और उसमें एक भाई बढ़िया बात यह है कि चाइनीज और इंडियन कंपनी जो है इसमें सबसे आगे है। अगर नेचर बेस्ड रिसोर्सेज की बात करें इस वाले, तो इसमें अमेरिका आगे था, इसमें चाइना और इंडिया आगे है। और ई जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है, ये नेचर बेस्ड रिसोर्सेज में ही काम करता है। और जो जिसमें कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने देखा कि ये जो कार्बन क्रेडिट का इंडस्ट्री, इसका बहुत बड़ा रोल बना है। 2050 तक 50 गुना बढ़ेगा, बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज में है। इस पर कंपनी भी कम है, और जो कंपनी है वो लीडर है, उसका कंपटीटर भी नहीं है। और जो वो मार्केट ग्रो करेगा तो इसका बिजनेस भी ग्रो करेगा उस रिलेटेड स्टॉक का। तो क्या ईके एनर्जी का फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है, खराब है? चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट लीडर है अपने में, स्ट्रॉन्ग कंपटीटर भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटे छोटे इंडिया में है, तो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर भी नहीं है। तीसरी बात कि जो अभी इसमें गड़बड़ी ओल झोल चल रहा है, इसके ऑडिटर जो आरोप लगाए, तो उसको हमने देखा कि उस ऑडिटर को इसने हटा दिया, तो इसके रिजल्ट भी 2 क्वार्टर्स नहीं आए हैं। तो अब इसने सेकेंड ईजीएम मीटिंग जो हुआ था, देखिए 15 अगस्त को हटाया था, और 7 सितंबर अभी से कुछ दिन पहले एक फिर मीटिंग बुलाया। फर्स्ट ईजीएम में हटाया था, सेकेंड ईजीएम इसने नया ऑडिटर हायर कर लिया है। तो उम्मीद है कि जो रिजल्ट पेंडिंग था वो जल्दी ही पब्लिश हो जाएगी। मतलब कंपनी में, इसको अभी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में कुछ पॉजिटिव साइन दिखने स्टार्ट हो गए हैं। पॉजिटिव साइन दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले तो नया ऑडिटर हायर किया, रिजल्ट अब जो पेंडिंग उसको बोला गया कि जल्दी आप रिजल्ट पब्लिश करिए। ठीक है, तो और तो ये जो है अभी जिस जो अकाउंटिंग फ्रॉड एलिगेशन लगाया था, उसका जो एलिगेशन जो लगा था वो देखिए प्रूव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि उसने देखिए दो चीज़ है, एक एलिगेशन किसी पे लगाना कि तुम चोर हो, एक है कि नहीं चोर प्रूव हो गया, पकड़ा गया चोरी करते हुए। तो चोरी करते हुए पकड़ा नहीं गया है, चोरी के आरोप लगा है। तो अगर आरोप किसी पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के बारे में बोल दीजिए चोर है, लेकिन वो प्रूफ होगा नहीं होगा। तो इसलिए लोग इन्वेस्टर्स और जो ये स्टेक होल्डर्स है, वो सेबी से मांग करें कि फॉरेंसिक इंक्वायरी किया जाए, फॉरेंसिक जांच किया जाए, बट सेबी ने ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं दिए। तो कंपनी के लिए ये भी पॉजिटिव में जाता है कि ठीक है वो बहुत तेजी से अभी नहीं भागेगा, बट ये बहुत नीचे, अब जितना बुरा होना था ना हो गया कंपनी में। अब कंपनी में कुछ कुछ पॉजिटिव साइन दिख रहा है।
और देखिए अकॉर्डिंग टू रिजल्ट रिलीज्ड बाय कंपनी, जो कंपनी ने रिजल्ट दिखाया कि बहुत अच्छा रिटेल हमारा चल रहा है, तो उसके साथ देखा तो सेल्स और प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, कई गुना प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर ये कंपनी इस एलिगेशन से बरी हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग रैली फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर कि इस पे नज़र बना के रखना पड़ेगा। दूसरी, अगर एलिगेशन प्रूफ हो जाता है, अगर प्रूफ है कि हाँ चोर है, तब जो है स्टॉक बर्बाद हो जाएगा, एकदम रूइंड हो जाएगा, और एक जो हिस्ट्री जो और दूसरी कंपनी इतिहास में हुई है बर्बाद हो जाती है, उसको फिर कोई नहीं पूछता है। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रैली, बड़ी रैली भी आ सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि जो एलिगेशन हुआ है, लगा है, वो किस इस कंपनी के फेवर में जाता है कि अगेंस्ट जाता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक 80% से ज़्यादा टूटा हुआ है और सिर्फ 4 के पी मिल रहा है, मतलब बहुत ही सस्ती मिल रहा है, और टॉप से 80% ज़्यादा टूटा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितनी सस्ती मिल रही है। तो इसमें अगर जाना का एक तो रीज़न ये है कि बहुत सस्ता मिल रहा है, तो इसमें हम जा सकते हैं। और फिर इसका बिजनेस, हमने देखा कि बिजनेस कितना बढ़िया है, बिजनेस एकदम ज़बरदस्त है। तो इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो इस पे हम जा सकते हैं। देखिए, एक होता है कंपनी के अकाउंट में गड़बड़ी होने से क्या कंपनी के बिजनेस रुक गया? नहीं रुका, कंपनी बिजनेस आज भी कर रही है। अब उसमें कितना प्रॉफिट या क्या हुआ, वो रिजल्ट आने पे पता चलेगा। तो कंपनी के ऊपर ठीक है फ्रॉड लग गया, अगर रिजल्ट कंपनी ने ज़्यादा दिखाया भी होगा, तो ऐसा नहीं कि कंपनी बिल्कुल जीरो कमा रही होगी, लॉस में होगी, कंपनी प्रॉफिट में होगी, बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। बट ये डेटा आएगा, एक छन के आएगा तो पता चलेगा। अगले 6 महीने में काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा है। तो लेकिन ये बहुत ही रिस्की होगा, अल्ट्रा लेवल का रिस्क इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ओनली सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर, जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते, जो कि पैसा मतलब वो मान लीजिए अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आपका नहीं था, वो आपका था ही नहीं, ये मान लेते हैं, उस पैसे को इसमें आप लगा सकते हैं। अगर एक आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप कब लगाने का बढ़िया मौका है, जब ये पेंडिंग रिजल्ट देते। अभी देखिए पॉजिटिव साइन क्या दिखा कि हटा करके एक नया ऑडिटर इसने हायर कर लिया। दूसरा पॉजिटिव साइन कब दिखेगा? जब पेंडिंग रिजल्ट कंपनी पब्लिश कर देगी। तीसरी पॉजिटिव साइन जब रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। और चौथी पॉजिटिव साइन ये होगा कि 6 महीने में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि इसके ऊपर सभी जांच करती है, नहीं करती है, और अगर इशूज भी है तो इशूज किस दिशा में जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। तो डिसीजन जो है ना, आप ये पेंडिंग रिजल्ट आए तब मेन अपना डिसीजन लीजिए। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? अभी देखिए, चूंकि स्टॉक मार्केट का कंपनी मार्केट लीडर है, कंपटीटर भी नहीं है, बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, बिजनेस में देखा कि 50 गुना तक बढ़ेगा, और कोई एलिगेशन अभी प्रूव भी नहीं हुआ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा इसमें एक ये है वार्निंग कि रिस्की इन्वेस्टर्स ही सिर्फ आएँ और स्मॉल क्वांटिटी लगाएँ, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। 5,000 10,000 से ज़्यादा नहीं लगाना है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर खरीदना है। मतलब कि इसमें क्या स्ट्रेटजी होगा, जैसे जितना आपको लगाना है, सपोज 10,000 लगाना है, तो 2-2 हज़ार का 5 इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। एक इंस्टॉलमेंट तो आज आप लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो है अब फ्लैट चल रहा है। अब मुझे लगता है यहाँ से नीचे अब जाएगा नहीं। कंपनी में जितना बुरा होना था ना, जितना बुरा होना था सब हो चुका। अब कंपनी पॉजिटिविटी स्टार्ट हो सकता है। एक बस एक सिर्फ बुरा होना है, कंपनी में एलिगेशन प्रूव हो जाए। इससे बुरा तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक ही मेन बुरा है कि कंपनी में एलिगेशन प्रूव हो जाएगा, तब तो ये बर्बाद ही हो जाएगा, तब तो हम भी लुट जाएंगे। अगर एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ या जांच भी नहीं हुई, अगर ये स्थिति यही बनी तो इससे नीचे नहीं जाएगा। जो स्टॉक की हिस्ट्री लग रही है, जरूरी नहीं स्टॉक मार्केट में कुछ भी संभव है, ये मेरा मानना है, इससे नीचे जाएगा नहीं। सिर्फ 4 के पी पे मिल रहा है, तो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक दुनिया का 5 इंस्टॉलमेंट में लगाइए, कम पैसे लगाइए, 5-10 हज़ार ही लगाइए, और 5 इंस्टॉलमेंट में लगाइए। पहला इंस्टॉलमेंट आप इसमें अभी लगा सकते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब लगा सकते? जब इसके रिजल्ट आएगा ना, जो पेंडिंग रिजल्ट वो पब्लिश कर दे, तब आप पेंडिंग रिजल्ट ठीक है, ओके ओके भी परफॉर्मेंस भी है अगर रिजल्ट का, तो भी आप एक इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर रिजल्ट बढ़िया आ गया इसका, तो 2 इंस्टॉलमेंट वहीं पे आप लगा सकते हैं। और 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो बाकी आपका इस स्टॉक का 6 महीने के बाद काफ़ी कुछ आइडिया पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या हो रहा है, उसके मूवमेंट को देख करके बीच में हम डिसीजन ले सकते हैं। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट हमारा जीरो कम ही रहेगा, और ये जो इससे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रहेगा। एक बात आपको नोट करना पड़ेगा, मस्ट नोट कि योर इन्वेस्टमेंट कैन बी जीरो। सिर्फ वही लगाएंगे इसमें जो कि मान के चलेंगे कि मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, हम जीरो करने के लिए तैयार हैं। और उसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। इस मार्केट में ज़बरदस्त रैली आ सकती है, बहुत अच्छा पैसा भी बना सकता है। अगर पैसा इसमें लगाते हैं तो एक चीज़ और नोट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगा के भूल जाइए एकदम।
5 साल के लिए लगाइए, तब आपको पैसा ये बना के दे सकता है। और जो चिकन हार्टेड इन्वेस्टर, जो डरपोक इन्वेस्टर हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल इससे दूर रहिए। ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। आपको ये बिल्कुल, आप इसमें अगर आ भी गए, आप लॉस में निकाल के जाएँगे और कुछ नहीं करेंगे। पैसा तो बनाना दूर की बात है। तो इसमें जो रिस्क इन्वेस्टर है, जो रिस्क ले सकते हैं, वही सिर्फ़ इस पे पैसा बना सकते हैं। चलिए, ये थी आपकी ईकेआई प के बारे में, इससे रिलेटेड बिज़नेस का डिटेल जानकारी। एबीसीडी पूरा मैंने कवर करने की कोशिश करी। मुझे लगता है आपके हर सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो और अपडेट हम लेकर के आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।